So next is colonialism and deindustrialization. Welcome to the second video of this chapter number 6 of history, that is changing pattern of industrialization under British. अब इस वीडियो में हम देखेंगे कॉलोनियलिज्म जो कि इंडिया बन चुका था और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन माने हमारी फैक्ट्रीज की तबाही हम इस वीडियो में देखेंगे. The colonial policies plunged India into a phase of deindustrialization in the 18th and 19th century. 18वीं और 19वीं सदी के दौरान कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ भारत में इंट्रोड्यूस हुई उसकी वजह से भारत में एक फेज़ चला, वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडस्ट्री की तबाही, तो भारतीय इंडस्ट्री की तबाही हुई. हिस्ट्री इन डेप्थ अगर देखें, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, तो लाखों लोग वीविंग में इन्वॉल्व थे, अपना बिजनेस बना के वो कर रहे थे. तो वीवर्स के लिए तो एक ऐसा एक स्किल था, राइट, दैट गॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, पुरखों से चला आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, राइट. तो व्यूवर बंगाल में तो देखा जाए तो व्यूवर्स की कम्युनिटीज़ भी थी, नॉर्थ में, साउथ इंडिया में और बंगाल में व्यूवर्स की कम्युनिटीज़ भी थी, और वो तांती के नाम से बंगाल में जाने जाते थे, जुलाहा और या फिर मोमिन के नाम से नॉर्थ इंडिया में जाने जाते थे, एंड सेल, कैकोलर एंड देवंग इन साउथ इंडिया में ये नाम से जाने जाते थे. Weaving involved a series of connecting steps. The first step was spinning, a task performed by women at home using instruments such as the चरखा and तकली. चरखा और तकली जैसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से महिलाएं जो थी वो घर पे काम करती थी. उसका फर्स्ट स्टेप था स्पिनिंग, ठीक है, वीविंग का फर्स्ट स्टेप स्पिनिंग. Then the चरखा was used to spin the thread and the तकली to roll the thread. चरखा जो था वो थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज होता था, रोल स्पिन होता था, और तकली जो है, राइट, एक तरह की छोटी सी फिरकी होती है, उसमें रोल थ्रेड होता था, थ्रेड रोल होता था, राइट, थ्रेड उसके ऊपर रोल होके उसके अंदर हो जाता था. द नेक्स्ट स्टेज वॉज वीविंग. उसके बाद वाला स्टेज था वो वीविंग था, विच वॉज मोस्टली परफॉर्म बाय मैन. ज़्यादातर वो पुरुष के द्वारा परफॉर्म होता था. देर वेर अदर स्पेशलिस्ट एज वेल, जैसे कि रंगरेज, हु डाइड द थ्रेड, एंड चिपिगर्स हु ब्लॉक प्रिंटेड द क्लॉथ. ऐसे होते थे रंगरेज जो थ्रेड को कलर करते थे, और चिपिगर्स जो थे वो क्या करते थे, क्लॉथ में ब्लॉक प्रिंट करते थे. माने आपने कभी नहीं देखा होगा, साड़ी या कपड़े के ऊपर बड़ी सी स्क्रीन रखते हैं और स्क्रीन पे कलर होता है, उसके ऊपर इस साइड कलर होता है, ऐसे करेंगे और वापस ऐसे करेंगे तो पूरे कपड़े के ऊपर कलर हो जाएगा, ब्लॉक प्रिंटेड क्लॉथ, प्रिंट पैटर्न हो जाएगी, राइट. सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखेंगे कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कैसे डिक्लाइन हो गया, माने तबाह हो गई. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स. 19वीं सदी में काफ़ी कारणों की वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई. दीज आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो, उसका डिस्कशन किया गया. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, Britain started producing machine-made textiles that were much cheaper and better in quality than traditional Indian textiles. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन ने मशीन मेड टेक्सटाइल्स बनाने स्टार्ट कर दिए जो क्वालिटी, राइट, क्वालिटी में इंडियन टेक्सटाइल की से काफ़ी क्वालिटी और प्राइस में, राइट, क्वालिटी में भी अच्छे थे और इंडियन टेक्सटाइल में प्राइस से वो सस्ते थे, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल में हैंडमेड होता था, टाइम कंज्यूमिंग था, और मोर एंड मोर पर्सन्स वेर एम्प्लॉयड इन दैट. सो इट वॉज ऑब्वियसली somewhat costlier than what was produced by machines, because in machine it never gets tired,
and machine does the work of more than 100 or even thousands of people without getting tired. So that is the main difference between that. The Charter Act of 1813 ended the English East India Company's monopoly and threw open Indian trade to all British subjects. 1813 का चार्टर एक्ट लागू हुआ, तब कंपनी की मोनोपोली जो है वो ख़त्म हो गई और ओपन इंडियन ट्रेड सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में वो लागू हो गया। माने अब जो भी ट्रेड करना चाहते वो कर सकते। पहले जब 1600 में चार्टर मिला था, वो चार्टर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, पर उसके बाद 1813 में वो चार्टर जो है वो चेंज हुआ और उसमें उसकी मोनोपोली एंड हो गई। देयर आफ्टर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल गुड्स फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। इसी वजह से अलग अलग कंपनी ब्रिटिश की आने लगी और वहाँ पे अब ये चार्टर एक्ट एंड होना, माने ब्रिटिश की कंपनी की मोनोपोली एंड होना, उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स का ही सोच है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन हुई थी। तो उस रिवॉल्यूशन के चलते काफ़ी कंपनियाँ जो है उसको माल बेचने के लिए कहा जाएगी, तो इंडिया ही था तब तो ज़्यादातर। तो इंडियन मार्केट में ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स काफ़ी बड़े पैमाने पे आने लगे। The Indian textile industry did not have the advantages of mechanization nor the factory system. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उसके पास मैकेनाइजेशन भी नहीं थी और फैक्ट्री सिस्टम भी नहीं थी। By the beginning of 19th century, English made cotton textile successfully ousted Indian goods from their traditional markets in Africa and Asia as well as America and Europe. 19th सेंचुरी की शुरुआत होते होते इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल ने भारतीय गुड्स को सक्सेसफुली निकाल दिया था अपने ट्रेडिशनल मार्केट से, जहाँ पे अफ्रीका और एशिया में बहुत ही बड़ी मोनोपोली थी, साथ साथ में देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप में भी। तो वहाँ से ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स ने इंडियन गुड्स को निकाल दिया, क्योंकि क्वालिटी में अच्छा और दाम कम, तो फिर ऑब्वियस था। English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave advances to weavers to secure supplies. पहले क्या था, भारत का मोनोपोली था और बाहर के व्यापारी भारत के कॉटन प्रोड्यूसर्स को और कॉटन वीवर्स को दोनों को एडवांस मनी देते थे ताकि कल्टीवेशन हो पाए और प्रोडक्शन हो पाए और फिर वहाँ पे माल भेजा जाए तो बेचा जाए। बट इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज ने अब इंडियन गुड्स लेना बंद कर दिया था और उनके एजेंट्स ने अब एडवांस देना भी बंद कर दिया गया था। द कॉलोनाइजेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थ्रू द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से कॉलोनाइजेशन और इंडिया का कॉन्क्वेस्ट जो ब्रिटिश कर रहा था, जीत रहा था, राइट। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किस वजह से हुआ, तो कॉलोनाइजेशन और भारत ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की जो प्रोसेस थी, राइट, बाय द ब्रिटिश, उसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी और उसकी वजह थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश की मशीन मेड गुड्स आने लगी जो कि क्वालिटी में अच्छी थी और दाम कम थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड सर्टन कोर्सिव पॉलिसीज विच अफेक्टेड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसी हार्श पॉलिसीज अपनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा झटका लगा, असर हुआ। द कंपनीज एजेंट्स फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट कॉटन एंड सेल इट टू देम एट चीप रेट्स। कंपनी के एजेंट इंडिया के फार्मर को फोर्स करते थे कि भाई कॉटन उगाओ और उसको हमें कम दाम में, सस्ते दामों में बेचो। माने एक तो उनका काम करना है और उसमें ऊपर से फ़ायदा भी कुछ नहीं। The company also made it compulsory for the weavers to register with the company and do nothing independently.
कंपनी ने ये कंपलसरी किया वीवर्स के लिए कि कंपनी के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है, कंपनी के रजिस्टर बुक में आपका नाम होना ज़रूरी है और आप खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगे। जब वो राज करने लगे तो ये सारी चीज़ें होने लगी। एक अच्छा राजा क्या होता है? जो प्रजा की सुखाकारी के बारे में सोचे। बट ये तो राजा तो थे नहीं, ये तो हमें गुलाम बना के रखते थे, तो हमेशा हमारा नुकसान ही करते रहते थे। Destruction of many Indian princely estates and the loss of royal patronage proved to be a major setback to textile industry. काफ़ी ऐसे इंडियन प्रिंसली एस्टेट्स, कुछ राजा भी व्यापार करते थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए और रॉयल पेट्रोनेज, रॉयल फैमिली से सपोर्ट मिलता था, राइट, वो भी निकल गया। उसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा। As the Indian ruling class lost its political power and economic status, it was also unable to patronize the weavers. इंडियन रूलिंग क्लास जो था, उनके मतलब राजा जो थे, उनका पावर धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा था, इकोनॉमिक स्टेटस भी छीन लिया गया था, तो दे वर अनेबल, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे टू पैट्रनाइज द वीवर्स को पैट्रनाइज करने के लिए, माने जो वीवर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो वीवर्स और क्राफ्टमैन्स हु वेर नाउ फोर्स्ड टू सीक अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वीवर्स माने कॉटन बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाले, और क्राफ्ट्समैन जो अब उनको ये मजबूरी हो गई थी कि अब कमाने के लिए कुछ और तरीका ढूंढा जाए। In Britain, when traditional artisans were displaced by the Industrial Revolution, the government made provisions to absorb them into the new factories which had come up. ब्रिटेन में जब ट्रेडिशनल आर्टिजन्स माने ट्रेडिशनल कारीगरी जो थे, वो उनको रिप्लेस किया गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, राइट, वो अब फ्री हो गए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस की, कुछ एक्ट ऐसा किया कि उनको नई नई जो फैक्ट्रीज बन रही थी उस पे काम मिल जाए। However, in India, company did not make any such provision. इंडिया में कंपनी ने ऐसी कोई उसके लिए केयर ली नहीं। ये जो आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक फैक्ट्री, राइट। For all these reasons, millions of weavers and craftsmen were left jobless, leading a life of misery and poverty. ऐसे सब रीज़न की वजह से लाखों वीवर्स और लाखों क्राफ्ट्समैन माने लाखों आर्टिजन्स वो जॉबलेस हो गए, वो काम उनके पास रहा नहीं, और उसकी वजह से उनकी जीवन मजबूर, लाचार और गरीबी में गुजर रहा था। माइजरी माने दुखी और पॉवर्टी माने गरीबी। मैनी ऑफ देम रिटर्न टू देयर विलेजेस एंड ट्राइड टू टेक अप एग्रीकल्चर। उनमें से कई लोगों ने अपने गांव जाकर वापस खेती करने का स्टार्ट कर दिया। मैनी अदर्स माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ अदर वर्क्स। कुछ लोग सिटी में गए, दूसरे सिटी में माइग्रेट करके कोई और काम ढूंढने के लिए गए। द रेस्ट ऑफ देम वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क ऑन प्लांटेशंस इन अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। उनमें से कुछ लोग, बाकी के लोग अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में जाकर प्लांटेशन के काम में जुड़ गए। ये अगर देखा जाए हिस्ट्री इन डेप्थ, 1838 में ढाका की पॉपुलेशन जो थी, राइट, जो मेजर सेंटर ऑफ ढाका जो था वो मेजर सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, उसकी पॉपुलेशन डाउन हुई 2 लाख से डाउन होकर 68,000 हो गई 1801 में, राइट। मोस्ट ऑफ दोज हु लेफ्ट द सिटी इंक्लूडेड वीवर्स, फार्मर्स। 1801 में 2 लाख थी और 1838 में वो 68,000 हो गई, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर जो जिन्होंने सिटी छोड़ा वो थे वीवर्स, फार्मर्स एंड आर्टिजन्स इन्वॉल्व इन कॉटन टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय ट्रेडिशनल मेथड।
जो मशीन का माल आ रहा था उसकी वजह से ट्रेडिशनल कारीगरों का अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, इसलिए वो छोड़ के जा रहे थे। इसीलिए 2 लाख में से 68,000 हो गई बस्ती। ऑन दी अदर एंड, दूसरे छोर पर, द नंबर ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स इन द इंग्लिश टाउन ऑफ मैनचेस्टर बिटवीन 1838 एंड 1856 इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 56%। मैनचेस्टर जो है, राइट, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पे टेक्सटाइल वर्कर्स जो है वो पहले 1838 की बात की जाए तो काफ़ी कम थे, और 1856 में वो 56 आधा हिस्सा जो है वो बढ़ गया, मतलब 1.5 गुना हो गया, राइट। अब देखेंगे द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डिक्लाइन कैसे हुआ? सो आयरन स्मेल्टिंग वॉज एक्सट्रीमली कॉमन इन इंडिया। भारत में आयरन स्मेल्टिंग बहुत ही कॉमन बिजनेस था। लोहा पिघला के उसमें से काफ़ी चीज़ें बनती थी। बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश के आने के पहले की बात है। ब्रिटिश के आने से पहले सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। In Bihar and central India, almost every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron to make implements and tools of daily use. बिहार और सेंट्रल इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक जिले में स्मेल्टर्स थे जो लोकल डिपॉजिट्स को, माने वहीं से पाए जाने वाले और आयन, और माने कच्ची आयन, कच्चा लोहा, उसको प्रोड्यूस करते थे। आयन, उसमें से आयन प्रोड्यूस करते थे, और आयन में से इम्प्लीमेंट्स और डेली टूल्स, डेली यूज़ के लिए टूल्स बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे। इंडियंस हैड ऑल्सो परफेक्टेड द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील फ्रॉम आयन। आयन में से स्टील बनाने की भी कला भारतीय लोगों को आती थी और एक्सपर्ट थे। इंडियन स्टील वॉज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यूज फॉर मेकिंग वेपन्स। पूरे विश्व में भारत का स्टील बहुत ही प्रख्यात था और उनमें से हथियार भी बनाए जाते थे। Like the craft of Indian textiles, the craft of iron smelting also declined with the British conquest of India. ब्रिटिश ने जब इंडिया जीतना स्टार्ट किया तो टेक्सटाइल के साथ साथ आयरन स्मेल्टिंग का भी डिक्लाइन होने लगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही डूब गई थी, ऐसा नहीं था, आयरन स्मेल्टिंग का भी डूब। अगेन देयर वाज सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन। तो ये डिक्लाइन के लिए भी काफ़ी ऐसे फैक्टर्स थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। A series of British forest laws passed by the mid-19th century in the form of Forest Acts restricted access to forested areas. ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज काफ़ी बनाए गए थे। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे, सीरीज बनाई थी, एक से ज़्यादा, जो मिड-19th सेंचुरी आते आते पास हो गए थे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट एक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फॉरेस्टेड एरियाज। फॉरेस्ट एक्ट करके ये जंगल के कायदे कानून बनाए थे जिसमें फॉरेस्टेड एरियाज में रह रहे लोगों को फॉरेस्ट का एक्सेस नहीं मिलेगा। हालांकि उनका जीवन गुजारा ही उसमें होता है, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। आयरन स्मेल्टर्स thus could either not go into the forest to collect wood for the charcoal or had to pay heavy taxes to forest officials to secure permission to enter the forest. ये जो आयरन स्मेल्टर्स थे वो इस वजह से, ब्रिटिश के फॉरेस्ट लॉज की वजह से, फॉरेस्ट में भी नहीं जा सकते थे वुड कलेक्ट करने के लिए। किसके लिए? चारकोल, कोल जैसा बना के उससे रसोई भी होती है, उसको जला के। और अगर जाएंगे तो उनको हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे कंपनी के ऑफिशियल्स को, राइट। तो ये दोनों तरफ से फंस गए क्योंकि पैसा तो था नहीं। द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल इंडिजिनस स्मेल्टर्स ऑल्सो डिक्लाइन बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश स्टील। ब्रिटिश में से सिर्फ कपड़ा ही आ रहा था ऐसा नहीं था, ब्रिटिश स्टील भी आता था। उसकी वजह से हमारे इंडिजिनस स्मेल्टर, इंडिजिनस माने हमारे देश के लोकल इंडिजिनस मेटल्स का भी डिक्लाइन हो गया क्योंकि ब्रिटिश का स्टील काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहा था। इनफैक्ट द लार्ज डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील रिक्वायर्ड फॉर द
कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया वॉज मेड बाय इंपोर्टिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड। रेल बनानी थी, रेलवेज बनाने थे, उसके लिए जो लोहा चाहिए उसकी ऑर्डर और खपत भी ब्रिटिश से, इंग्लैंड से आई थी। Under these conditions, the iron smelters could not continue with their occupation for long. ऐसी conditions में iron smelters continue नहीं कर पाए, अपने खुद के occupation को लंबे समय तक continue नहीं कर पाए। iron smelters माने लोहा पिघलाने वाले। और many gave up their craft and looked for other means of livelihood। तो ये craft work छोड़कर काफ़ी लोगों ने अपने जीवन गुजारे के लिए कोई और तरीका अपनाया, राइट। सो नेक्स्ट इज री इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।